the Honorable Prime Minister for dedicating Akodra, the ICICI Digital Village, to the nation. Ladies and gentlemen, we would now like to recognize the outstanding effort by Team Akodra. This team worked seamlessly and tirelessly to execute all the initiatives which you saw in the audiovisual. The ICICI Digital Village would not have been possible without them. Please welcome on stage Sri Nagarajan M, Officer of the Indian Administrative Services and District Development Officer, Himmatnagar, Sabarkantha District, Srimati Taraben Rameshbhai Patel, Sarpanch, Akodra Gram Panchayat, and Srimati Jyotsna Ben Patel, Acharya, Sri Akodra Prathmik Shala, for an outstanding work. I now request the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, to please address the gathering. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जेटली जी, आदरणीय राज्यपाल जी, श्रीमती चंदा कोचर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों भाइयों, मैं ICICI को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 60 वर्षों में इस देश के निर्माण में ICICI ने बहुत बड़ी सहभागिता दी है और आज देश में एक बड़ी ही प्राइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में, बैंक के रूप में और फाइनेंस के सभी क्षेत्रों में ICICI ने बहुत उल्लेखनीय इस प्रकार का कार्य किया है और इसलिए निश्चित रूप से ये जो 60 साल का सफ़र ICICI ने पूरा किया है, ये हम सभी के लिए बहुत काबिल तारीफ है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और इस 60 साल के सफर को तय करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अकोदरा को बदला है, जिस प्रकार से एक डिजिटल विलेज अकोदरा के रूप में उन्होंने तैयार किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये अपने आप में कोई भी इंस्टीट्यूशन इससे अच्छा तोहफा अपने देश को नहीं दे सकती। और इसलिए अकोदरा के निवासियों का और अभी जो टीम अकोदरा यहाँ पर आकर गई, उन सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जन धन योजना की शुरुआत की और इस बात के महत्व को आपने समझा कि जब तक हम वित्तीय अधिकारिता नहीं देंगे तब तक देश आगे नहीं जा सकता। और इसलिए हर व्यक्ति को इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत आपने लाने की कोशिश की और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि इस कार्य को महाराष्ट्र सरकार ने भी बहुत गंभीरता से लिया और हम लोगों ने महाराष्ट्र में अभी इसका सैचुरेशन लेवल अटेन कर लिया है और उसका रिपोर्ट भी हम लोग केंद्र सरकार को देंगे। लेकिन केवल सैचुरेशन लेवल अटेन करके हम लोग नहीं रुकने वाले। सैचुरेशन लेवल के बावजूद भी कुछ लोग इस नेट से बाहर हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर घुमंतु लोग भी आज हमारे देश में रहते हैं और जो लगातार घूमते हैं, एक जगह नहीं रुकते। ऐसे भी लोगों को महाराष्ट्र में इस नेट में लाने की कोशिश करेंगे और फाइनेंशियल इंक्लूजन जिस प्रकार से आपने शुरू किया है, महाराष्ट्र उसको अचीव करने की कोशिश करेगा। मैं साथ ही में ये जो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव अकोदरा के रूप में, मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र में भी इस प्रकार के दाव तैयार हो, इस दृष्टि से हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। और आज मेरे सामने
महाराष्ट्र की सारी कॉर्पोरेट कम्युनिटी बैठी है, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग इस प्रकार के गांव हमारे यहाँ पर भी शुरू करने की कोशिश करें और महाराष्ट्र सरकार उसमें पूरे तरीके से सहभागी होगी और निश्चित रूप से आपकी मदद से ऐसे गाँव को हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। आज डिजिटल इंडिया का एक सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है और महाराष्ट्र में हम लोगों ने भी उसमें पहल ली है और जल्दी ही हम लोग मार्च तक नई डिजिटल पॉलिसी महाराष्ट्र में ला रहे हैं। आज जिस समय एक विलेज को डिजिटल करना है उस समय उसमें जो कठिनाइयाँ हैं उसमें सबसे बड़ी कठिनाई जो हमारे ध्यान में आई है वो आज OFC का जो जाल हमको तैयार करना है उसमें सबसे बड़ी कठिनाई राइट ऑफ वे की आती है और इसलिए हमने यह तय किया है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन राइट ऑफ वे ये हम लोग महाराष्ट्र में तैयार कर रहे हैं कि जिसके चलते आज ये जो डिजिटल इंडिया को या डिजिटल महाराष्ट्र करने में सबसे बड़ा जो रोड़ा है जिसमें समय जाता है वो समय नहीं लगेगा और हम लोग निश्चित रूप से एक प्रकार से ये जो डिजिटल क्रांति है ये लोगों तक पहुंचा पाएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे आज अपोदरा हुआ है, एक प्रकार से समता लाने के लिए ये जो तकनीक है ये सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी जो है ये सबसे बड़ा उपकरण है कि जिसके भरोसे हम लोग समता ला सकते हैं, जिसके भरोसे हम वित्तीय अधिकारिता दे सकते हैं और इसलिए एक बहुत अच्छा मॉडल ये ICICI ने तैयार किया। मैं श्रीमती चंदा कोचर जी का और ICICI के सभी टीम लीडर्स का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से आपका काम आगे भी चलता रहेगा और देश के इस विकास में जिस प्रकार से 60 सालों में आपने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, इससे भी बड़ा योगदान अब आपसे अपेक्षित है क्योंकि देश एक उड़ान भर रहा है, देश आगे जा रहा है, देश बहुत आगे जाना चाहता है। मेक इन इंडिया जैसे जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है और उसमें निश्चित रूप से ICICI आगे रहेगा, यही विश्वास मैं व्यक्त करता हूँ। फिर एक बार इस 60 साल के सफ़र के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Shri Fadnavis. I now invite the Honorable Minister of Finance, Corporate Affairs and Information and Broadcasting, Shri Arun Jaitley, to share his message with us. The Honorable Prime Minister, the Honorable Governor of Maharashtra, the Chief Minister, Mrs. Chanda Kochar, ladies and gentlemen. Let me at the very outset compliment and congratulate the ICICI Group on 60 years of its glorious existence. Your achievements which were just presented in Mrs. Kochar's address to this August gathering are already well known. On your 60th birthday, instead of accepting gifts, you gifted this country with a role model village. Something which is a trendsetter. And I am sure, as a part of this new campaign which has been launched, where each one of the elected representatives in India is now to adopt a village and make it an ideal village, there will be many lessons to be learned from what you've done. 60 is normally a very troublesome year. People in government retire at 60. The reference to 60 in many parts of India is not very complimentary. In this part of the country, they consider it an age of great maturity. In UP, they use the word Satya.
which derives its origin from 16. But for an institution like yours, 60 is a very young age, particularly because institutions of this kind have no end age. They have to go on and contribute to the development of this country. In your last 60 years, you've seen great achievements that this country has received. You've also been a witness to the great opportunities that we've missed. And these opportunities do not come again and again to any country. We had reached a situation which didn't exactly excite any one of us. And I think these challenging and troubled times that we are passing through are capable of becoming an important turning point in history. The last 7 months have seen many in action. You mentioned your financial inclusion program, which was started in 2010. The Prime Minister had launched a financial inclusion program for the entire banking industry. Out of the approximate 24 crore families in India, only 58% had access to banking. And that's when we took up the challenge that within between 15th August, 14th August last year and the 26th of January this month, let's approach at least 7.5 crore more families and move closer to this target of financial inclusion. In the month of December itself, we exceeded the target. And these are amongst the weakest sections of India who we were targeting. And since yesterday, when we've actually put into practice the cash transfer scheme for those who are entitled to the subsidies, each one of these accounts is going to be of great avail to the people. I always wonder, at times hallucinate, that even these sections have a rupee card, and a lot of Indian spending, most of it goes into the banking sector. Probably, days would not be very far off when we could proudly match the Chinese growth rates. Because a very large part of our economy, on being out of the banking sector itself, is really not reflected in the real strength of Indian economy. All I wish to say is, the days ahead are going to be extremely exciting. The government under the Prime Minister's leadership has clearly, unambiguously decided on the roadmap that it wants to pursue. We will pursue this roadmap consistently and doggedly. We will endeavor that none of the steps we take ever give a contrarian indication. But to achieve that, we need the lifeline for Indian industry. Today our challenging moments are really is to bring a spurt in investment, concentrate on infrastructure, improve Indian manufacturing in a big way. And one of the great challenges that we are facing in that is both domestic and international investment. By the confidence that we've built up in the initial stages in the Indian economy, which was falling off the global radar, now I think the time has come to enter into the next phase where we give a spurt to these goals
which are essential for reviving the Indian economy. And I'm sure the banks in India, both in the public sector and the private sector, will be the catalyst. And therefore, whereas your 60 years have seen, as I said, many triumphs, many missed opportunities, this one is an opportunity we cannot afford to miss. And this one is an opportunity which will make India take a historic turn. And I'm sure with the institutional capacity of 60 years, the ICICI Bank will be in the forefront of this change, and others will certainly emulate what you do. I wish you a very strong history for the bank in the years to come. I do not know what the ultimate life of this bank would be, because institutions like this really are created forever. And I'm sure in the service of this country, you shall continue to perform the great role which you have done. My best wishes to you and the entire, all the staff members of the ICICI. Thank you, Sri Jaitley, for your message. Ladies and gentlemen, now is the moment that we all have been eagerly waiting for. It is a great privilege to welcome one of the most dynamic and determined leaders that our country has ever produced. A leader who's a youth icon. A leader with a Midas touch, entrusted with the responsibility of building a modern India. A leader regarded as India's pride, the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. I request the Prime Minister to share his thoughts with us. महाराष्ट्र के गवर्नर श्रीमान विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, और आज के इस अवसर के केंद्र बिंदु चंदा जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी संस्था के जीवन में 60 साल की यात्रा बहुत बड़ी नहीं होती। 60 साल का कार्यकाल भारत जैसे विशाल देश में किसी इंस्टीट्यूशन को बिल्डअप करने में, उसको लोगों तक पहुंचाने में ये समय बहुत कम पड़ता है। व्यक्ति के एक जीवन में 60 साल बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन संस्था के जीवन में एक प्रकार से उसका प्रारंभ होता है। और मैं मानता हूं कि अब ICICI ग्रुप उस स्थिति में पहुंच रहा है जिसके बदौलत जिन आशा और आकांक्षाओं को लेकर के उसका जन्म हुआ, जिन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उसने यात्रा की, जिन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उसने यात्रा की, उसको अचीव करने का अब उसके सामने समय आया है। और तब उसको 60 साल की जो गति है वो काम नहीं आती है। 60 साल का जो कैनवास है वो भी छोटा पड़ता है। उसे बड़े कैनवास पर लंबी दौड़ के साथ अपनी योजनाएं करनी होती हैं। लेकिन 60 साल का ये अनुभव भारत की विकास यात्रा में बैंकिंग सेक्टर के योगदान में एक बहुमूल्य भूमिका निभाने का, उसकी सफलता का आंक
आने वाले दिनों में देश की आर्थिक व्यवस्था को और अधिक ताकतवर बनाने में बहुत बहुत उपयोगी होगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है इस ग्रुप के नाम पर आईसीआई, मैं समझता हूं 60 साल हो गए, आई को बहुत देखा, अब आईसीयू होना चाहिए। मैं आपको देख रहा हूं, हिंदुस्तान को देख रहा हूं, हिंदुस्तान के गरीब को देख रहा हूं, और उस रूप में मैं आशा करता हूं कि जब 60 साल मनाए जा रहे हैं, क्यों न ग्रुप के प्रमुख लोग बैठे, ग्रासरूट लेवल के बैंक के साथ जुड़े हुए सभी लोग बैठे, और हम जब 75 साल के होंगे तब तक क्या क्या अचीव करेंगे, हमारा सोशल चार्टर क्या होगा, और एक देश के सामने उस रूप में बैंकिंग क्षेत्र में आईसीआईसीआई लीड कर सकता है क्या, कि फॉर 15 इयर्स, नेक्स्ट 15 इयर्स 75 सेलिब्रेट करने से पहले हम ये सोशल चार्टर लेकर के आ रहे हैं। 10 हो, 12 हो, 15 हो, इन चीजों को हम देश में ला करके रहेंगे। कभी कभार एकाध इंस्टीट्यूशन लीड करती है तो बाकी सब उसको फॉलो करते हैं और अपने आप में एक मोमेंटम बन जाता है, और उस दिशा में हम काम कर सकते हैं। 2022 में भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं, और 25 में थर्टी में आपके 75 साल होंगे। उस अर्थ में बीच में आपको एक अवसर मिलता है कि भारत के 75 साल के समय का क्या गोल हो और नेक्स्ट 75 जब आपके हो तब क्या हो। एक सोशल चार्टर के साथ देश के सामने फाइनेंशियल सेक्टर किस प्रकार से नई दिशा दे सकता है, इसके सपनों को लेकर के आप आएंगे। मैं समझता हूं बहुत देश की बहुत बड़ी सेवा होगी, देश को एक नई दिशा मिलेगी। मैं चंदा जी का विशेष रूप से इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि जिस काम को मैं बड़े आग्रह से करना चाहता हूं, स्वच्छ भारत, उन्होंने उस बीड़े को उठाया, स्वयं ने भी इस काम को किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने सभी ब्रांचेज को सप्ताह में एक दिन सफाई का कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित किया है। एक मोमेंटम खड़ा हुआ है। उनके इस प्रयासों का मैं अभिनंदन करता हूं, और पूरे ग्रुप को, सभी ब्रांचेज को, उस ब्रांचेज में बैठे हुए सभी बैंक के कर्मचारियों को इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बधाई देता हूं। लेकिन बैंक सेक्टर से मेरी एक और अपेक्षा है, क्या हम इस काम को तो आगे बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं, लेकिन हम हमारे फाइनेंस के जो एरियाज है उसमें एक नए क्षेत्र का इजाफा कर सकते हैं क्या, और उसको प्राथमिकता दे सकते हैं क्या। क्या हमारा ग्रुप एक साल के भीतर भीतर बैंक फाइनेंस की मदद से नौजवानों को प्रेरित करके कम से कम 1 लाख स्वच्छता के एंटरप्रेन्योर तैयार कर सकते हैं। वेस्ट में से वेल्थ एक बहुत बड़ा बिजनेस है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौजवान आए, बहुत बड़ा बिजनेस है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बिजनेस में आए, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम इस प्रकार के नए एंटरप्रेन्योर तैयार कर सकते हैं। हमारी यंग जनरेशन को उसकी ट्रेनिंग करना, उसको मॉडल देना और फाइनेंशियल व्यवस्था देना। मैं समझता हूं कि जो काम स्वच्छता के अभियान में आपकी बैंक कर रही है,
लेकिन वो स्वच्छता के एंटरप्रेन्योर तैयार करती है, तो शायद एक सस्टेन व्यवस्था, लंबे समय तक काम आने वाली एक अच्छी व्यवस्था को हम उभार सकते हैं और हमने उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे देते होंगे, आप पावर प्रोजेक्ट में देते होंगे, आप पोर्ट डेवलपमेंट के देते होंगे, बहुत बड़े बड़े कारोबार आपके चलते होंगे। यहाँ जिस प्रकार का ऑडियंस है उसको लगता है कि बहुत बड़े काम आपके चलते होंगे। इस ऑडियंस को देख करके भी मैं तय कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक और क्षेत्र में ले जाने के लिए कह रहा हूँ, छोटे छोटे लोग जो इस एंटरप्रेन्योर के रूप में इस फील्ड में आए, उनको प्रेरित करें, एक बहुत बड़ा काम होगा। उसी प्रकार से यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे साबरकांठा के एक छोटे से गांव के लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। मजामा बैला बदा। इस गांव की एक और भी विशेषता है। देश का एक पहला गांव ऐसा है जहां पर कैटल हॉस्टल है। हमारे यहां गांवों में पशु अपने घर के बाहर ही बांध करके रखते हैं और सारी गंदगी वही होती है और बीमारी की जड़ भी वही होती है। आजकल लड़कियों को गांव में शादी करने में इतराज नहीं है, लेकिन ये पशु वाला काम करना पड़ता है तो उसके लिए उसकी तैयारी कम है। तो हमने एक नई समाज रचना करनी पड़ेगी और उसी विचार में से एक प्रयोग यहां शुरू हुआ है। गांव के सारे कैटल हॉस्टल में रहते हैं और मालिक दिन में 2-4 घंटे हॉस्टल में जाते हैं, अपने पशु का देखभाल करते हैं, दूध लेने के समय दूध के समय पहुंच जाते हैं, पूरा गांव साफ सुथरा रहता है। और एक हॉस्टल का प्रयोग आने वाले दिनों में हिंदुस्तान भर में ये होने वाला है। अगर हम हमारे प्रिय से प्रिय बच्चों को हॉस्टल में रख सकते हैं तो हमारे कैटल के लिए हॉस्टल क्यों नहीं बना सकते। और उसके कारण उनकी देखभाल भी अच्छी होती है। जब मैं वहां था तब तो मुझे मालूम है इनकी इनकम में 20% बढ़ोतरी हुई थी कैटल हॉस्टल के कारण, क्योंकि वो उसमें से फर्टिलाइजर बनाने लगे, गैस निकालने लगे, बिजली पैदा करने लगे, कई चीजें उनकी हुई, दूध में भी बढ़ोतरी हुई। और उसी गांव को बैंक ने डिजिटल विलेज बनाने के लिए और उसको बहुत सारा काम पूरा कर दिया है। अब गांव भी बहुत इंतजार करने वाला नहीं है। उसके एस्पिरेशंस भी वही है जो शहर में बैठे हुए समृद्ध वर्ग के हैं। और ये समय की मांग है कि हम उस पर फोकस करें। रूरल डेवलपमेंट भी भारत की जीडीपी को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर है। नए तरीके से उसकी संभावनाएं पड़ी है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया जाए, एग्रीटेक में बल दिया जाए, एग्री सेक्टर में वैल्यूएशन में बल दिया जाए। बहुत बड़ी संभावनाएं हमारे रूरल लाइफ में आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन नया हम खड़ा कर सकते हैं। ये संभावनाएं पड़ी है। ये डिजिटल विलेज की कल्पना आने वाले दिनों में, जो डिजिटल इंडिया का सपना हम पूरा करना चाहते हैं, उसमें ये भी चीजें एक मॉडल के रूप में हमारे सामने आएगी और काम आएगी। मैं इस इनिशिएटिव के लिए भी आपको बधाई देता हूं। अकोदरा गांव के लोग तो अब कैशलेस उनका कारोबार चलेगा, लेकिन हम ये सपना कब पूरा करें कि भारत में भी कैशलेस आर्थिक व्यवस्था विकसित हो। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बैंकिंग सेक्टर में इसकी कंपटीशन होनी चाहिए। कौन बैंक है जिसका मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है और कैशलेस है। काले धन के जो अनेक उपाय हैं उसमें एक महत्वपूर्ण उपाय ये है कैशलेस ट्रांजैक्शन। ये बहुत बड़ा उसके कारण फर्क आ सकता है और हमने इसको प्रमोट करना चाहिए, लोगों को आदत डालनी चाहिए। और बैंक के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूं वो ये है, एशिया का ये जो भूभाग है
भारत और उसके अड़ोस पड़ोस के देश इंक्लूडिंग चाइना। विश्व में ये एक ऐसा भूभाग है कि जहां परंपरागत रूप से सेविंग का स्वभाव है। सदियों से परंपरा है, हर पीढ़ी के माँ बाप आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कुछ बचा के जाना ये सोच रखते हैं। दुनिया के और हिस्से ऐसे हैं कि जहां पर क्रेडिट कार्ड की दुनिया है, बच्चों के नसीब में क्रेडिट कार्ड आता है और कुछ नहीं आता है। यहां वो सोच नहीं है, यहां पर सेविंग की सोच है। लेकिन कालक्रम स्थिति ये बन गई कि उसका स्वभाव तो रहा है कि भाई बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना, सिक्योरिटी के लिए कुछ व्यवस्था रखनी चाहिए, लेकिन वो उसके लिए गोल्ड की तरफ चला गया। उसको लगता है सोना खरीद के रख लो भाई, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। शायद 100 में से एक इंसान भी नहीं निकलता होगा कि जिसको अचानक सोना बेच करके कहीं जाना पड़ा हो। 100 में से एक भी नहीं निकलता होगा। लेकिन साइकोलॉजी है कि भाई सोना होगा तो आधी रात काम आएगा। बैंकिंग सेक्टर के सामने चैलेंज है। वो क्रेडिबिलिटी हर इंसान के दिमाग में हम पैदा कर सकते हैं कि जिसको कभी उसको इच्छा ना हो कि अब सोने खरीदने की जरूरत नहीं, गांव में बैंक की ब्रांच है या एटीएम है, मुझे कभी पैसों के लिए संकट नहीं होगा, सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, अब मुझे सोना खरीद करके कोने में रखने की जरूरत नहीं है। भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बहुत बड़ा वर्ग है जो आवश्यकता से अधिक गोल्ड रखता है। उसका मूल कारण उसके दिमाग में सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्यूचर होता है। अगर बैंक के द्वारा उसको एश्योरेंस मिलता है, उसको एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ भाई अब इसके साथ मेरा नाता जुड़ गया, यानी मेरे जीवन के संकट के काल में भी ये मेरा साथी है। मैं समझता हूं ये एक गोल्ड का अल्टरनेट बनने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूं। क्या हम 75 साल जब मनाए तब इन चीजों को अचीव करने की दिशा में कुछ कर सकते हैं क्या? आप देखिए, एक बैंक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंट बन सकता है। सिर्फ बैंकिंग सेवाएं नहीं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंट बन सकता है। हम उस दिशा में नए तरीके से हमारे बैंकिंग सेक्टर को सोचें। मुझे विश्वास है कि हम बहुत कुछ देश को दे सकते हैं। मैं फिर एक बार आज इस अवसर पर इस 60 साल की यात्रा में जिन्होंने योगदान दिया, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं, क्योंकि कोई एक कालखंड में सब होता नहीं है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये परिणाम मिलता है और इसलिए इस ग्रुप के सभी उन वरिष्ठ जनों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for an inspiring and a heartwarming address. We are indebted to you for sparing time to be here today to dedicate the ICICI Digital Village to the nation and for sharing your thoughts with us. As always, your address gave us a vision, a message of hope, and a call to action. Your words will serve as inspiration